नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय को बताने जा रहा हूं वो विषय है जन्म कुंडली में किसी भी त्रिकोण भाव अर्थात लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी ग्रह की दूसरी राशि अगर जन्म कुंडली के त्रिक भाव अर्थात छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो जन्म कुंडली में उस त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह और साथ ही साथ उस ग्रह की दूसरी राशि जन्म कुंडली के त्रिक भाव अर्थात छठे, आठवें या 12वें भाव में होने से उस ग्रह का क्या प्रभाव होता है। अर्थात जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह एक त्रिकोण के स्वामी और साथ ही साथ एक त्रिक भाव के स्वामी भी होते हैं तो उस ग्रह का क्या फल होता है। इस अवस्था में क्या वह ग्रह त्रिकोण के स्वामी होने के कारण योग कारक होकर शुभ फल देंगे या दूसरी राशि त्रिक भाव में होने के कारण अकारक होकर अशुभ फल देंगे। जिन लोगों का जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि है या जो लोग जन्म कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं उनके लिए आज का विषय अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न को केंद्र का भाव और त्रिकोण का भाव दोनों कहा जाता है, क्योंकि प्रथम भाव जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव अर्थात लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, अर्थात प्रथम भाव से व्यक्ति के स्वयं के बारे में सब कुछ का विचार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के प्रथम भाव से हम उस व्यक्ति के स्वभाव, शरीर, व्यक्तित्व, रंग, आकार, चरित्र, मानसिकता मतलब व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न है ही शरीर अर्थात व्यक्ति खुद, इसलिए प्रथम भाव को केंद्र का भाव तथा त्रिकोण का भाव दोनों कहा गया है। जन्म कुंडली का पंचम भाव अर्थात ज्ञान भाव द्वित्रिकोण कहलाता है और जन्म कुंडली का नवम भाव अर्थात भाग्य भाव त्रित्रिकोण कहलाता है। तो जन्म कुंडली का प्रथम भाव पहला त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव दूसरा त्रिकोण का भाव है और नवम भाव तीसरा त्रिकोण का भाव है। यहाँ एक बात का सदैव ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न का हो, प्रत्येक लग्न में भाव हमेशा यही रहेंगे, अर्थात जो प्रथम भाव है वो सभी लग्न कुंडली में प्रथम भाव ही रहेंगे, जो पंचम भाव है वो सभी लग्न कुंडली में पंचम भाव ही रहेंगे। पंचम भाव में अंक अलग अलग हो सकता है, अर्थात प्रत्येक लग्न कुंडली के पंचम भाव में राशि अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव सभी लग्न कुंडली में ये पंचम ही रहेंगे। या ये नवम भाव है तो मेष से लेकर मीन तक सभी लग्न कुंडली में ये नवम भाव ही रहेंगे। जन्म कुंडली के भाव कभी नहीं बदलते हैं। भाव में जो भी अंक लिखा रहता है इसका मतलब यह होता है कि उस भाव में वो राशि बनी हुई है। जैसे पंचम भाव में अंक लिखा है 5 तो इसका मतलब यह है कि पंचम भाव में सिंह राशि बनी हुई है, या वृषभ लग्न कुंडली के पंचम भाव में अंक लिखा है 6 तो इसका मतलब यह है कि वृषभ लग्न कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि बनी हुई है। पंचम भाव में अगर अंक 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वृषभ लग्न में ये षष्ठ भाव हो गया, भाव ये पंचम ही रहेंगे। यहाँ पर कन्या राशि बनी हुई है। अब आगे समझिए, तीनों त्रिकोण के भाव जन्म कुंडली का सबसे शुभ, श्रेष्ठ और उत्तम भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के केंद्र के भावों को विष्णु स्थान और त्रिकोण के भावों को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। इसलिए जन्म कुंडली मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न का हो, जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रह सदैव ही योग कारक और शुभ फल देने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के त्रिकोण के भावों में अगर कोई पापक ग्रह या अकारक ग्रह भी बैठ जाते हैं तो शास्त्र कहता है कि वो अकारक ग्रह भी त्रिकोण में बैठने के कारण अपने अकारकत्व वाले फल को छोड़कर शुभ फल देने लगते हैं। अब जिस तरह तीनों त्रिकोण के भाव जन्म कुंडली का सबसे श्रेष्ठतम और शुभ भाव है, उसी प्रकार जन्म कुंडली का त्रिक भाव अर्थात जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव को जन्म कुंडली का सबसे अशुभ और
बुरा भाव कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। 8वें भाव से आयु और मृत्यु का विचार किया जाता है और 12वें भाव से व्यय अर्थात खर्च का विचार किया जाता है। इसलिए जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को अशुभ भाव या बुरा भाव कहा गया है और जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह अकारक होते हैं तथा अपना अशुभ फल देते हैं। तो जब किसी भी लग्न कुंडली में कोई ग्रह किसी एक त्रिकोण के स्वामी होकर किसी एक त्रिक भाव के भी स्वामी होते हैं तो जन्म कुंडली में उस ग्रह का क्या प्रभाव या फल होता है? क्या वह ग्रह त्रिकोण के स्वामी होने के कारण केवल शुभ फल देंगे या एक अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण केवल अपना अशुभ फल देंगे, या एक अच्छे और एक बुरे भाव के स्वामी होने के कारण अपना शुभ और अशुभ दोनों फल देंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह किसी एक त्रिकोण का स्वामी और साथ ही साथ किसी एक त्रिक भाव या अशुभ भाव के स्वामी होते हैं तो शास्त्र कहता है कि किसी भी त्रिकोण के स्वामी ग्रह को एक बुरे घर के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। अर्थात जन्म कुंडली में एक त्रिकोण के स्वामी ग्रह की दूसरी राशि अगर त्रिक भाव या मारक भाव में हो तो इस अवस्था में भी वह ग्रह जन्म कुंडली में योगकारक और श्रेष्ठ फल प्रदाता होते हैं और अपना शुभ फल देते हैं। अब यहाँ आप लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह एक त्रिकोण भाव का स्वामी और साथ ही साथ त्रिक भाव का भी स्वामी है तो वह ग्रह एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण जन्म कुंडली में योग कारक होकर केवल शुभ फल दे रहा है, तो उसी ग्रह की दूसरी राशि त्रिक भाव में होने से उस त्रिक भाव का फल कौन देगा? और अगर त्रिकोण और त्रिक भाव के स्वामी ग्रह ही दोनों भाव का प्रभाव देंगे तो उस ग्रह का जन्म कुंडली में संपूर्ण प्रभाव क्या होगा? तो आइए अब हम लोग मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक लग्न कुंडली में त्रिकोणेश योगकारक ग्रह की दूसरी राशि किसी अशुभ भाव में होने से उस ग्रह के प्रभाव को ज्योतिष शास्त्र में दिए गए प्रमाण के साथ समझ लेते हैं कि इस अवस्था में ग्रह जन्म कुंडली में योगकारक होकर केवल और केवल अपना शुभ फल ही देते हैं। यहाँ मैंने राशियों के क्रम और प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह को लिख दिया है। मेष लग्न। मेष लग्न में मंगल लग्न अर्थात प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। मतलब मेष लग्न में जन्म भी मंगल और मृत्यु भी मंगल, आरंभ भी मंगल और अंत भी मंगल। तो क्या मेष लग्न में मंगल लग्न के स्वामी होने के कारण लग्नेश और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी होने से मार्केश भी बन जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, मंगल यहाँ मार्केश नहीं बनेंगे। मेष लग्न में मंगल को लग्नेश होने के कारण अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। मेष लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक होकर केवल और केवल अपना शुभ फल देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर जातक के आयु में वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार मेष लग्न में बृहस्पति नवम भाव और द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी होते हैं। मेष लग्न में बृहस्पति को नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण द्वादश का दोष नहीं लगता है। मेष लग्न में बृहस्पति योग कारक होते हैं और बृहस्पति तथा मंगल एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं। मेष लग्न के नवम भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि होने के कारण ये जातक के भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। व्यय भाव के स्वामी होकर अगर बृहस्पति जातक से व्यय कराएंगे भी तो ऐसा जातक या तो अपने सुख के ऊपर व्यय करेगा या धर्म के कार्यों में कुछ हद तक व्यय करेगा। मेष लग्न में बृहस्पति द्वादश के स्वामी होकर भी अपना एक भी खराब या अशुभ फल नहीं देंगे। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में शुक्र लग्न अर्थात प्रथम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि लग्ने शुक्र ही षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण जातक के रोग, ऋण और शत्रु में वृद्धि करने लगेंगे। वृषभ लग्न में लग्ने शुक्र को षष्ठम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा।
वृषभ लग्न में शुक्र षष्ठ भाव के स्वामी होकर भी जन्म कुंडली में अपना एक भी अशुभ फल नहीं देंगे और जातक को रोग, ऋण और शत्रु से बचाने का काम करेंगे। उसी प्रकार वृषभ लग्न में बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव मारक भाव भी होता है, तो वृषभ लग्न में पंचम भाव के स्वामी होने के कारण बुध द्वितीय भाव की मारकता को समाप्त कर देंगे और वृषभ लग्न में हमेशा श्रेष्ठ और शुभ फल देंगे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में शुक्र पंचम भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन मिथुन लग्न कुंडली में शुक्र को पंचम भाव के स्वामी होने के कारण द्वादश भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। मिथुन लग्न में शुक्र सर्वाधिक योग कारक होते हैं और बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं। मिथुन लग्न में पंचम भाव के स्वामी होकर शुक्र जातक के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और जातक को सफल बनाकर सभी सुखों को दिलाने वाले होते हैं। और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण हो सकता है कि ऐसा जातक अपने ज्ञान का व्यय करे या अपने ज्ञान से थोड़ा बहुत दूसरों पर रौब दिखाए। लेकिन मिथुन लग्न में शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ फल नहीं देते हैं। और साथ ही साथ मिथुन लग्न में शनि भी अष्टम भाव और नवम भाव अर्थात भाग्य भाव एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। मिथुन लग्न में शनि को नवम भाव के स्वामी होने के कारण अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। मिथुन लग्न में शनि योग कारक होते हैं और बुध तथा शनि आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं। मिथुन लग्न में शनि जातक के भाग्य में वृद्धि करके जीवन काल में सभी सुखों को दिलाने वाले होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर जातक के आयु में भी वृद्धि करते हैं। मिथुन लग्न में शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर भी एक भी अशुभ फल नहीं देते हैं। कर्क लग्न, कर्क लग्न में बृहस्पति षष्ठम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के कारण कर्क लग्न में बृहस्पति को षष्ठम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। कर्क लग्न में बृहस्पति योग कारक होते हैं और चंद्रमा तथा बृहस्पति आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं। कर्क लग्न में बृहस्पति सदैव जातक के भाग्य में वृद्धि करके जीवन काल में सभी सुखों को दिलाने वाले होते हैं। कर्क लग्न में बृहस्पति षष्ठ भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ फल नहीं देते हैं। सिंह लग्न, सिंह लग्न में बृहस्पति पंचम भाव और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण बृहस्पति को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। सिंह लग्न में बृहस्पति सर्वाधिक योग कारक होते हैं और बृहस्पति और सूर्य आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं। सिंह लग्न में बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ या खराब फल नहीं देते हैं। कन्या लग्न, कन्या लग्न में शनि पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव अर्थात एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण कन्या लग्न में शनि को षष्ठम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। कन्या लग्न में शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं और शनि तथा बुध आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं। इसलिए कन्या लग्न में शनिदेव षष्ठ भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ फल नहीं देंगे। कन्या लग्न में शुक्र भी द्वितीय भाव और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन कन्या लग्न में द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र द्वितीय भाव के मारकता को समाप्त कर देते हैं और कन्या लग्न में शुक्र केवल और केवल अपना शुभ फल देते हैं। तुला लग्न, तुला लग्न में लग्ने शुक्र प्रथम भाव और साथ ही साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। अर्थात तुला लग्न में शुक्र जन्म भी है और मृत्यु भी है, आरंभ भी शुक्र हैं और अंत भी शुक्र हैं। तो जरा समझिए कि तुला लग्न में लग्न के स्वामी होने के कारण शुक्र लग्नेश और अष्टम के स्वामी होने के कारण मार्केश भी बन जाते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। तुला लग्न कुंडली में लग्न के स्वामी होने के कारण शुक्र को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तुला लग्न में शुक्र सबसे शुभ और योग कारक होते हैं
और लग्न के स्वामी होने के कारण जातक को सभी सुखों को दिलाने वाले तथा अष्टम भाव के स्वामी होकर जातक के आयु में वृद्धि करने वाले होते हैं। और तुला लग्न में बुध नवम भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन तुला लग्न में नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण बुध को द्वादश भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तुला लग्न में बुध योग कारक होते हैं और शुक्र तथा बुध आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं। तुला लग्न में बुध द्वादश भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ या बुरा फल नहीं देते हैं। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में मंगल लग्न अर्थात प्रथम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक लग्न में लग्न के स्वामी होने के कारण मंगल को षष्ठम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। वृश्चिक लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक होते हैं और केवल अपना शुभ फल ही देते हैं। धनु लग्न, धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। धनु लग्न में पंचम भाव अर्थात द्वित्रिकोण के स्वामी होने के कारण मंगल को द्वादश भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। धनु लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक होते हैं और बृहस्पति तथा मंगल आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं। धनु लग्न में मंगल द्वादश भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ फल नहीं देते हैं। मकर लग्न, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव धन और पैतृक संपत्ति का भाव है, लेकिन जन्म कुंडली का द्वितीय भाव अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव का व्यय स्थान होने के कारण गौण रूप से मारक भाव भी होता है। मकर लग्न में शनि लग्न अर्थात प्रथम भाव और द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं। मकर लग्न में लग्ने शनि खुद द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव की मारकता को समाप्त कर देते हैं और अपना शुभ और श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। मकर लग्न में बुध षष्ठम भाव और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं। मकर लग्न में नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण बुध को षष्ठ भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। मकर लग्न में बुध योग कारक होते हैं और बुध तथा शनि आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं। मकर लग्न में बुध केवल अपना शुभ फल ही देते हैं। षष्ठ भाव के स्वामी होने पर भी मकर लग्न में बुध एक भी अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में शनि लग्न अर्थात प्रथम भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन कुंभ लग्न में लग्न के स्वामी होने के कारण शनि को द्वादश भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। कुंभ लग्न में शनि योग कारक होकर केवल अपना शुभ फल ही देते हैं। व्यय भाव के स्वामी होकर भी कुंभ लग्न में शनिदेव एक भी अशुभ या खराब फल नहीं देते हैं। कुंभ लग्न में बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न में बुध को पंचम भाव के स्वामी होने के कारण अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। कुंभ लग्न में बुध योग कारक होते हैं और शनि तथा बुध आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं, इसलिए कुंभ लग्न में बुध अष्टम भाव के स्वामी होकर भी अपना एक भी अशुभ फल नहीं देते हैं। मीन लग्न, मीन लग्न में मंगल द्वितीय भाव और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं। मीन लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक होते हैं और मंगल तथा बृहस्पति आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होते हैं, इसलिए नवमेश मंगल की एक राशि द्वितीय भाव में होने से द्वितीय भाव की मारकता समाप्त हो जाती है और मीन लग्न में मंगल सर्वाधिक शुभ फल देते हैं। इसलिए अगर आप भी यह मान के चल रहे थे कि जन्म कुंडली में किसी भी एक त्रिकोण के स्वामी ग्रह की दूसरी राशि अगर जन्म कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में है या किसी अशुभ भाव में है तो वह ग्रह खराब या अशुभ फल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली में एक त्रिकोण के स्वामी होने के साथ छठे, 8वें या 12वें के स्वामी होते हैं तो वह ग्रह योग कारक होकर केवल और केवल अपना शुभ फल देते हैं। इसलिए अगर ऐसी अवस्था में
त्रिकोणेश ग्रह अंशबल से बली नहीं है तो उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करके भी उस ग्रह को बल दिया जा सकता है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अब आज आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणव।